बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़म्मिल इन्फो में खुशामदीद। सामने फैला उजाड़ ब्याबां सा खुला मैदान और इसके पीछे खस्ता हाली का शिकार मकानात। पता नहीं क्यों मेरी नजर जब भी इस तरफ उठती तो मुझे हर बार ही किसी आसेब ज़दा घर का ख्याल आता था। अपने टेरेस पे खड़ी मैं चाय की चुस्कियां लेती, बहुत देर तक इस मकान पे नजरें गिराए अपने जहन में कभी की देखी गई डरावनी फिल्मों के सीन दोहराती रहती। इनमें इसी तरह के उजाड़ और बियाबान घरों का ही तो जिक्र रहता था। सामने मौजूद मकान की दीवारों का पेंट ऐसे नजर आ रहा था जैसे खिजां रसीदा सूखे पत्ते। अजीब रंगों के पेंट करवाते थे पिछले जमाने के लोग। भला ये पीला भी कोई रंग हुआ? इतनी रंगों की दुनिया में ऐसे बेजार से रंग भी भला आंखों को भले मालूम होते हैं। मैं खासी बदमजा हुई, मगर एक बार फिर से किसी फिल्म के डरावने सीन की याद में खोकर दिल की तसल्ली का सामान कर लिया। सामने मौजूद मकान की हयत जहन पे पर्दा स्क्रीन पर फिर से एक बार फिर पुरस्रायत इख्तियार कर चुकी थी। चाय की आखिरी चुस्कियां भरते हुए मैं वहां से उठ खड़ी हुई। अंदर की तरफ जाते मैंने एक बार फिर से मुड़कर इस मकान की तरफ देखा। शाम के गहरे साए उतरकर इस मकान को अपनी बाहों में ढांपने को बेकरार नजर आ रहे थे। इस मकान की हैत आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में ढलकर और भी खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। मुझे ऐसे लगा जैसे वहां कोई सफेद लिबास में खड़ा अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से मुझे घूर कर तंबीह करने की कोशिश कर रहा हो कि वहां से दूर चली जाऊं। मैं झुरझुरी लेकर जल्दी से अंदर चली गई। यार तुम आओ, कभी तो तुम्हें भूत बंगला दिखाऊं। मैंने अपनी दोस्त मारिया को फोन किया तो खिलखिलाते हुए कहा, भूत बंगला? कैसा भूत बंगला? वो हैरान हुई। बस है एक, तुम आओ तो सही। मैंने इसके आने पर इसरार किया। अच्छा ठीक है, आती हूँ कल। इसने फौरन हामी भरी। शाम ढलते ढलते रात में तब्दील हुई और नींद ने मुझे अपनी मेहरबान बाहों में लेकर लोरियां सुनानी शुरू कर दी और मैं आहिस्ता आहिस्ता होशो खुर्द से बेगाना हो गई। अच्छा तो कहाँ है भूत बंगला? दूसरे दिन मारिया मेरे साथ ही टेरेस पे विराजमान थी। वो देखो, वो सामने ग्राउंड के दूसरी तरफ। मैंने हाथ से सामने मौजूद घर की तरफ इशारा किया। मेरी बात पर वो मैं तरह चौंक गई। पता है मैं रात के वक्त खुद वहां पर बदरूहों को उतरते देख चुकी हूँ। मैं अपनी आवाज में इसरार पैदा करने की कोशिश की। तुम भी ना? मारिया ने अफसोस से सर हिलाया। अच्छा छोड़ो ये बातें, पिकनिक का कोई प्रोग्राम बनाते हैं, मैंने एक्साइटमेंट का मुजाहरा करते हुए कहा, जबकि मैं जानती थी इसका जवाब क्या होगा। वो कभी भी दोस्तों के बनाए गए प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनती थी, मगर खिलाफ तवक्को वो फौरन मान गई। ओके चलते हैं, लेकिन जहां मैं कहूं वहां, इसने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा लेकिन कहां? मैंने अपने लहजे में तजस्सुस समोते हुए कहा। ये तो साथ चलकर देख लेना। हाँ, पिकनिक पॉइंट नहीं, किसी के घर लेकर चलूंगी मैं तुम्हें, मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा। बस तैयार रहना कल। इसने मेरे इसरार पर भी कुछ ना बताया तो मैंने होले से हाँ के अंदाज में सर हिला दिया। सुमाना बेटा उठो, इतनी देर हो गई है। मारिया की कॉल आई थी, इसने तुमसे तैयार रहने को कहा है। आज कहीं साथ में जाने को कहा था इसने तुमसे। मम्मा की आवाज सुनकर मैं जल्दी से लहाफ से बाहर आई। उफ मम्मा, आप बस जल्दी से नाश्ता बनाएं, मैं बस अभी आई। मेरे जहन से तो बिल्कुल ही निकल गया था। अभी आते ही जल्दी जल्दी का शोर मचाएगी। आपको तो इसकी आदत का पता है ना, मैंने जमाई रोकते हुए कहा और जल्दी से वॉशरूम की तरफ बढ़ी। नाश्ता कर ही रही थी कि मारिया आधम की। तौबा है सुमाना, ये कोई टाइम है नाश्ता करने का? तुम तो यार हद करती हो। 11 बज रहे हैं, लोग अब दोपहर के खाने की तैयारियों में लगे हैं और मैडम का अभी तक नाश्ता ही नहीं हुआ। जबकि मैंने कहा भी था कि जल्दी जाना है, इसने नाराजगी से कहा। अरे यार, सवेरा ही तो है, अब भला किसी के घर सुबह सुबह मुंह उठाकर जाना क्या मुनासिब लगता है? नहीं ना, तो आराम से चलेंगे। मैंने नाश्ते की प्लेट
खिसकाते हुए चाय के कप की तरफ हाथ बढ़ाया। साथ ही साथ इससे भी चाय का पूछा, जो किसने मना कर दिया। बस कर दो अब, हर कोई तुम्हारी तरह आलसी का मारा हुआ नहीं है। इसके कहने पर मैं बस इसका मुंह चिढ़ा कर रह गई। अच्छा चलो, क्या याद करोगी? बस मैं तैयार हूँ, चलो। मैं कप रखते हुए उठ खड़ी हुई। मेरे कहने पे वो मुस्कुरा दी। ये सब क्या है? मैंने इसकी गाड़ी की पिछली सीटों की जानिब रखे बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स की जानिब इशारा किया। सुकून। इसके जवाब पे मैंने हैरत से इसे देखा, जिसके होंठों पे बहुत ही प्यारी सी मुस्कान बिखरी हुई थी। अच्छा, बाकी बातें रास्ते में करना, जल्दी से बैठो। इसने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए मुझे इशारा किया। मैं जल्दी से अंदर बैठ गई। 5 मिनट में ही जिस जगह गाड़ी रुकी, मैं हैरान रह गई। ये वही मकान था जिसको मैं रोज बहुत देर तक तकती रहती थी। गाड़ी से निकलकर मैं सीधी खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। ये कहाँ लेकर आई हो तुम मुझे? मैंने अचंभे से पूछा। आओ तो सही। इसने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया और दरवाजे की जानिब बढ़ी। मैंने इसकी आवाज को नजरअंदाज करते इस मकान का एक बार फिर से जायजा लेना शुरू किया। हमेशा दूर ही दूर से देखा था, ये पहली बार था जब मैं इस मकान को इतने करीब से देख रही थी। पीला मटकों सा रंग करीब से देखने पे और भी करिया लग रहा था, मगर गौर से देखने पे पता चल रहा था कि ये कोई रंग नहीं बल्कि शायद चूने का कलर वक्त की गर्दिश के साथ गुजरते माहों साल में रंगत इख्तियार कर चुका था। दीवारें अलग दरारों से भरी हुई थी। छत इतनी नीची कि कोई भी दराज कामत शख्स आराम से कूद कर भी अंदर जा सकता था। सुमाना, आओ ना। मारिया ने दरवाजे के करीब पहुंचकर फिर से मुझे आवाज दी तो मैं चौंक कर इसके हमकदम हुई। मैं काफी पुरजोश भी हो रही थी इस मकान को अंदर से देखने के लिए, जिसे इतने अरसे से बस बाहर से देख रही थी। आज इस जादू नगरी को अंदर से देखने का मौका मिल रहा था। लकड़ी का साल खुर्दा दरवाजा दस्तक देने पे अजीब सी चिड़चिड़ाहट के साथ खिल गया। खुला ही तो है दरवाजा। अखू अखू नहीं वो नाजार आवाज ने इनका इस्तकबाल किया। जी बाबा, मुझे पता नहीं था, वरना तकलीफ ना देती। मारिया ने मुअद्दब से अंदाज में जवाब दिया और इनके पीछे पीछे अंदर की जानिब बढ़ी। मैं भी इसके हमकदम थी और नजरें घुमा घुमा कर चारों जानिब देख रही थी। अंदर से भी दीवारों का यही हाल था, बस पीलापन मफकूद था। सीलन ज़दा दीवारें के पलस्तर कहीं से उखड़े हुए नजर आ रहे थे। मारिया ने लाया हुआ तमाम सामान एक तरफ रख दिया और कमरे में मौजूद चारपाई की तरफ बढ़ी। इस पर एक बूढ़ी औरत दराज थी, साथ ही एक और चारपाई खाली पड़ी थी। शायद वो बूढ़ा शख्स जिसने इनका इस्तकबाल किया था कुछ देर पहले वहीं दराज था। अरे बेटा, ये सब क्या तुम? हमारे लिए तो तुम्हारा आ जाना ही काफी है, भला इस सब की हमें क्या जरूरत? बूढ़े ने सामान की तरफ हाथ से इशारा किया। कुछ नहीं बाबा, बस जरूरत का ही तो सामान है, आप शर्मिंदा तो ना करें, मैं मोहब्बत से लाती हूँ। मारिया ने लाड से कहा तो वो शख्स मजीद कुछ कहे बिना मुस्कुरा दिया। मैं इस तलस्सुम कदे को हैरत ज़दा अंदाज में देख रही थी। कितना कुछ हमारी सोच के बरक्स होता है। अम्मा, आपकी तबीयत कैसी है अब? इसने बिस्तर पर मौजूद बूढ़ी औरत को सहारा देकर बिठाते हुए कहा। तुम आ गई हो ना, तो बहुत अच्छी हो गई हूँ। पता है पूरे 1 हफ्ते बाद आई हो। नजीफ और नाजार आवाज में बला की नरमी और प्यार मौजूद था। इसकी बातों से लगा कि मारिया वहाँ अक्सर और बेशतर आती रहती थी। हाँ अम्मा, आजकल इम्तिहानात हो रहे हैं ना, तो टाइम ही नहीं मिलता। बस कुछ दिन और फिर बाकायदगी से आया करूंगी। और सुनाएं भाई की कोई खैर खबर, कोई फोन वगैरह आया? मारिया के पूछने पर बूढ़ी आंखों में जैसे यासिया सी उतर आई। बिन कही जवाब समझ में आ गया। अरे अम्मा, आप उदास क्यों होती हैं? मैं हूं ना, करवाती हूँ आपकी बात। ऐसे उदास ना हुआ करें बस। मारिया की बातों पे बूढ़ी आंखों में जैसे जिंदगी की किरण झलमलाने लगी। इस वक्त इन आंखों में इतनी रोशनी बढ़ गई थी कि मैं दंग रह गई। मैंने कभी जिंदगी से इतनी भरपूर आंखें नहीं देखी थी। ये ममता भी अजीब निखार चेहरे को बख्श देती है। मारिया ने हाथ में पकड़े फोन से कोई नंबर मिलाया। जी, मैं मारिया बात कर रही हूँ, अम्मा आपसे बात करना चाह रही हैं। जी बस थोड़ी देर के लिए, मेहरबानी होगी।
मारिया अपनी आवाज दबाने की कोशिश कर रही थी। बूढ़ी अम्मा कान लगाए इसकी तरफ मतवज्जो थी, लेकिन मारिया के जेरे लब अंदाज इनकी समाज से कोसों दूर थे। बस 5 मिनट ज्यादा नहीं। मैं हैरत से मारिया को देख रही थी, वो किस तरह इन बूढ़ी अम्मा की वकालत कर रही थी। वो कैसा बेटा था जिससे बात करने के लिए मिन्नतें दरकार थीं। मारिया ने फोन अम्मा की तरफ बढ़ाया। इसी लम्हे बाबा ने अंदर कदम रखा। इनके हाथों में ट्रे थी जिसमें चाय के कप धरे थे। एक छोटी सी प्लेट में कुछ बिस्किट भी मौजूद थे। मैं कहने ही वाली थी कि इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, इससे पहले ही मारिया बोल पड़ी। अरे वाह बाबा, बाबा की तो चाय की बहुत तलब थी, और आपकी बनाई हुई चाय की तो क्या ही बात है। इसलिए गर्म जोशी से कहते साथ ये कप उठाकर मेरे हाथों में थमाया और दूसरा खुद देकर चाय की चुस्कियां लेने लगी, जबकि बाबा निहाल होती नजरों से इसे देख रहे थे। अरे एहसान की अम्मा, सारी बातें खुद ही किए जाओगी, हमें भी बेटे की आवाज सुनना नसीब होगी कि नहीं। बाबा ने अम्मा की तरफ फोन के लिए हाथ बढ़ाया। अम्मा की आंखें से मुतवातर आंसू बह रहे थे। वापस कब आ रहे हो बेटा? अम्मा के लबों से बेचारगी के ये अल्फाज अदा हुए और आगे से न जाने क्या कहा गया कि इनके होंठों पे मायूसी की कैफियत फैल गई और इन्होंने फोन बाबा की तरफ बढ़ा दिया। अरे ना बेटा, ना तंग हुआ कर, तुम्हारी अम्मा तो बस ऐसे ही परेशान होती रहती है। तो खुश रहे बस, और हमें क्या चाहिए? हमने तो अपनी जिंदगी जी ली, हम क्यों भला तुझे पाबंद करेंगे अपना। बाबा के मुंह से निकलते अल्फाज पर बूढ़ी अम्मा के आंसू मजीद तेजी से चेहरे पर फैलने लगे। इन्होंने दोबारा फोन हाथ में लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन शायद लाइन कट गई थी या काट दी गई थी। बाबा ने फोन मारिया के हाथों में थमाया और खुद कमरे से बाहर निकल गए। अरे क्या हुआ अम्मा? मारिया फोन को एक तरफ रखकर अम्मा को चुप करवाने लगी। वो कभी वापस नहीं आएगा, कभी भी नहीं। वो मारिया के चुप करवाने पर और जार जार रोने लगी। नहीं अम्मा, ऐसे मत सोचें, वो जरूर वापस आएंगे। आपको मेरी बात का यकीन नहीं है? मारिया ने इस्तेफामिया अंदाज में पूछा। हाँ आएगा, शायद हमारे जनाजों को कांधा देने आएगा, मामा ने टूटे फूटे लहजे में जवाब दिया। अम्मा प्लीज ऐसी बातें मत किया करें, आपको पता है ना मैं उदास हो जाती हूँ। और आप अब चुप करें वरना मैं भी रोने लगूंगी। मारिया ने उदास सा मुंह बनाते हुए कहा। मैं अपनी जगह बिल्कुल साकत और सामत थी। मेरे ध्यान का तिलस्सुम जिस टूट फूट का शिकार था, इससे बस मैं ही वाकिफ थी। हैरत कदा मजीद हैरत जगा रहा था। सारा शोक भुरभुरी मिट्टी की तरह जमीन बोस हो रहा था। मैं कुछ कहना चाहती थी मगर आवाज हलक में जैसे फंस कर रह गई थी। मारिया अम्मा के साथ मगन सी थी और अब अम्मा के चेहरे पर भी मारिया की बातों की वजह से मुस्कुराहटें जगमगाने लगी थी। अच्छा तुम जरा अम्मा से बातें करो, मैं देखूं ये बाबा कहाँ रह गए। मैं इतने दिनों के बाद मिलने आई हूँ और आप लोग मुझे उदास करने में लगे हुए हैं। मारिया कहते कहते कमरे से बाहर निकल गई। इसी के जाने के बाद कमरे में मुकम्मल तौर पर खामोशी छा गई। मैं नजरें झुकाकर बैठी गोद में रखी अपनी हथेलियों को देख रही थी। पढ़ती हो बेटा? अम्मा ने इस तलस्सुम भरी खामोशी को तोड़ा। जी, मारिया और मैं एक ही क्लास में हैं। मुझे बोलने में भी दिक्कत सी महसूस हो रही थी। खामोशी एक बार फिर से कमरे में राज करने लगी। थोड़ी देर बाद मारिया और बाबा एक साथ बोलते हुए कमरे में दाखिल हुए। बस अब से आप लोग मुझे इतना तंग करेंगे तो फिर मैं भी नहीं आऊंगी यहाँ, मारिया ने मुंह बसोरते हुए कहा तो बाबा हंसने लगे। अरे पगली, कौन तंग करता है भला, और हम बुढ़ा बुढ़ी कहाँ तंग कर सकते हैं किसी को। और एक दिन तो ऐसा होगा कि तुम दूसरे घर चली जाओगी, फिर कहाँ हम तुम्हें याद आएंगे, बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि इनकी आंखों में एक यासियत सी उतर आई थी। अरे ऐसा समझते हैं आप मुझे, मारिया ने खफगी से कहते हुए मुंह फुला लिया। अरे नाना बच्चे, नाराज नहीं होते, मैं तो बस मजाक कर रहा था। बाबा के लहजे में मारिया के लिए बेतहाशा मोहब्बत रची हुई थी। फिर काफी देर तक बातें चलती रही। मारिया कभी रूठती तो कभी लाड दिखाती। मैं बहुत हैरत से इनके अंदाज मुलाहिजा कर रही थी, क्योंकि तमाम दोस्तों में वो सबसे ज्यादा संजीदा शुमार होती थी।
मगर इस वक्त जैसे एक छोटी सी नन्ही बच्ची बनी हुई थी। अच्छा बाबा, अब हम चलते हैं, कल मैं फिर आऊंगी। और अम्मा, मुझे ऐसे बिस्तर पर नहीं चाहिए आप। अच्छा, मारिया ने खड़े होते हुए मुंह फुलाने के अंदाज में कहा। तो अम्मा और बाबा दोनों मुस्कुरा दिए और बाबा इन्हें छोड़ने दरवाजे तक चले आए। तुम सोच रही होगी कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाई हूँ, मारिया ने मुझे बगौर देखते हुए पूछा। तो इसकी बात के जवाब में मैंने नफी में सर हिला दिया। मुझे पता है तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो, मैंने कहते हुए सर झुका लिया। देखा ना तुमने, इंसान बसते हैं यहाँ। हम अपनी जिंदगियों में मगन बस एडवेंचर और थ्रिल ही सोचते रहते हैं। हमारे इतने नजदीक क्या हो रहा है हम नहीं जान पाते। मारिया की बात पर आज से पहले कभी इतना इत्तेफाक नहीं हुआ था जितना कि इस वक्त हो रहा था। मैं बस यहाँ कुछ पल उम्मीद के चिराग जलाने आती हूँ। इनकी अंधेरी जिंदगी अगर मेरे चंद लम्हों के साथ से मुनव्वर हो सकती है तो मैं इसे मुनव्वर ही रखना चाहूंगी। क्या जाता है भला मेरा, बस कुछ वक्त और बदले में मेरा दिल जिस सुकून से माला माल होता है मैं बता नहीं सकती। मारिया ने ठहरे हुए लहजे में मुस्कुराते हुए कहा। इनका बेटा कब का परदेस गया, शायद वो कभी लौट कर ना आए, और इनमें इतनी सकत भी नहीं कि इसे चंद लम्हों की कॉल ही कर सके। मैं रोज आकर इन्हें एक उम्मीद का सिरा थमा देती हूँ। ये भी अपने बेटे की आवाज सुनकर शांत हो जाते हैं। ऐसे कहते हुए मारिया के चेहरे पर बला का सुकून था। मैंने नजर उठाकर सामने देखा, दूर मैदान के पीछे शाहाना अंदाज में महल नुमा अपना घर मुझे अब आसेब ज़दा नजर आ रहा था, जिसकी साख्त इतनी बड़ी थी मगर मकीनों के दिल अपने इर्द गिर्द के लोगों से बेगाने। क्या था भला इसमें सवाए पैसों की रेल पेल के। कभी जहाँ खड़े होकर मुझे एक घर आसेब ज़दा लगा करता था, आज वहाँ खड़े होकर मुझे अपना ही घर किसी आसेब का मस्कन लग रहा था। वाकई जगह बदलने से चीजें और ख्यालात बदल जाया करते हैं। बहुत करीब से अगर मंजर धुंधले तो बहुत दूर से छोटे भी हो जाते हैं।